अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे बंगाल की सियासत पे, बंगाल के चुनाव पे, चुनाव के बाद बंगाल के हालात पे और बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एक रसाकसी है उस बात पे। बंगाल को पिछले 20-30 सालों में, या यूँ कह लें सीपीएम की हुकूमत के मुसलसल वहाँ होने से बड़ी चालाकी से एक बात बंगाल के राजनीति या सियासत में चश्मा कर दी गई कि बंगाल में चुनावी हिंसा होती है, बंगाल में चुनाव गुंडों के हाथों में होता है और बंगाल में गुंडे बंगाल में चुनावी हिंसा के प्रतीक बन गए हैं या प्रतीक हो गए हैं। बंगाल की राजनीति में हिंसा और गुंडे, ये दो सब का जो जुड़ाव किया गया, इसमें बड़ी बुद्धिमानी थी, बड़ी सियासत थी, बेहद चालाकी थी और कहीं ना कहीं दगाबाजी भी शामिल रहा है। गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि कोलकाता का जो जिक्र किया तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। ये शेर कलकत्ता के साथ उसके पस मंज़र में पूरे बंगाल के लिए है और गालिब जैसी निगाह रखने वाला शख्स, गालिब जैसा दूरअंदेज शख्स, गालिब जैसा देखने वाला शायर जब वो कह रहा है कि जब एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। एक बात ऐसी भी है जो एक कहावत बन गई कि बंगाल जो आज सोचता है मुल्क उसको 100 साल बाद सोचेगा। मुझे ये बेहद ज़रूरी लगा क्योंकि अभी जिस तरह के चीज़ों को तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ख़ास तौर पे प्रिंट मीडिया ने भी दिखाया है कि ममता बनर्जी मोदी के बुलाए हुए मीटिंग में, हमारे प्रधानमंत्री के बुलाए हुए मीटिंग में, यास के इतने बड़े तूफ़ानी हादसे के बाद बुलाई हुई मीटिंग में न जाकर उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। और ये ऐसा काम है जैसे उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कर दिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिर से बंगाल के हवाले से एक नई तस्वीर बनाई जा रही है जिसमें बंगाल के हिस्से बदनामी आए, बंगाल के हिस्से मलामत आए, बंगाल के हिस्से वो बात आए जिससे बंगाल का अपना जो आत्मसम्मान है, जो उसका अपना विल है, वो कमज़ोर हो। और जिस के दम से ये कहते हैं, जब ममता बनर्जी एक बंगाली मानस के तौर पे ये कहती हैं कि हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम हारते नहीं हैं, हम लड़ते हैं और जीतते हैं, ये जो सारे जुमले हैं, ये जो सारे अल्फाज हैं, ये कोई 1-2 दिन में बनाए अल्फाज नहीं हैं। आपको बंगाल के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ों को समझना होगा कि बंगाल की जो राजनीति है, बंगाल की जो संस्कृति है, बंगाल का जो अपना एक स्वभाव है और बंगाल का जो अपना एक कल्चर है, बंगाल की अपनी जो एक पहचान है वो क्या है। मैं मुख्तसर बात करूंगा ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। ये गुंडे और ये हिंसा और ये राजनीति बंगाल के प्रतीक नहीं हो सकते कभी भी। बंगाल का प्रतीक अगर कुछ हो सकता, बंगाल की आइडेंटिटी कभी कुछ हो सकती है, या बंगाल की आइडेंटिटी जो कुछ है वो दया है, कर्म है, मोच है, प्यार है, चिंतन है, दिशा है और आने वाले समय की पहचान है। आपको मैं बताऊं कि बंगाल ठाकुर जी रामकृष्ण देव
श्री माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो की ज़मीन है। बंगाल वो ज़मीन है जो ज्ञान और धर्म और शांति की पाठ को दूर और दूर तक पहुंचाने का काम करता है। स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरबिंदो, ठाकुर जी रामकृष्ण देव और श्री माँ शारदा, ये इनके प्रतीक, बंगाल के प्रतीक हो सकते हैं। आप थोड़ा आगे चलें तो आपको मिलेंगे जेसी बोस, पीसी राय, मेघनाथ साहा। ये ऐसे महान वैज्ञानिक हुए, ऐसे महान वैज्ञानिक, शायद मैं 2-3 नाम भूल रहा हूँ। ये इस तरह की इस ज़मीन से आए हुए लोग हैं। कलाकारों में देखें तो जेमिनी राय, नंदलाल बोस, राम किंकर बेज, सोमनाथ होर, सत्यजीत राय और न जाने कितने लोग, और न जाने कितने लोग। नामों की गिनती आप करते थक जाएंगे। कल्चरल तौर पे जो तख्लीकी जो कुव्वत है बंगाल की, वो बहुत मजबूत है, बेहद मजबूत है और बेहद ग्रोइंग भी है। वहाँ का आर्ट, वहाँ का संगीत, वहाँ का कल्चर, वहाँ का फिल्म, वहाँ के लोकगीत, वहाँ के खेत, वहाँ के पानी। तो बंगाल एक समृद्ध संस्कृति अपने साथ रखता है। बंगाल की अपनी एक पहचान है। बंगाल सिर्फ वेस्ट बंगाल बोल देने से 100-200 साल का किस्सा नहीं है। बंगाल की संस्कृति, बंगाल की तहजीब एक लंबे दौर की कहानी है, एक लंबा इतिहास है। अब आप साहित्य के तौर पे जब आएंगे तो आपको मिलेंगे रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, काजी नजरुल इस्लाम, तोरू दत्त, सरोजनी नायडू, महाश्वेता देवी और ना जाने कितने नाम, सुनील गंगोपाध्याय और बेतरह नाम। बंगाल के साहित्य से आए लोग, बहुत सारे नाम जिन्हें आप गिनाते रहेंगे और जिनका सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, जिनका सिलसिला कम नहीं होगा। आज साहित्य के क्षेत्र में भी बंगाल की जो ज़मीन है वो बहुत उर्वर है, बहुत ज़रख़ेज़ है, बहुत ज़रख़ेज़ है। साहित्य की चर्चाएं, इंसानियत की चर्चाएं, मानस के मानव इतिहास में और उससे बेहतर होने की चर्चा, जीवन शैली को और अच्छा करने की चर्चा, खुद को जीना और दूसरे को जीने देने की चर्चा, ये जो चीज़ें बंगाल के साथ इंटैक्ट हैं, इसे आप अलग नहीं करेंगे और अलग नहीं कर सकते। अर्थशास्त्र के क्षेत्र पर जब आएंगे तो आपको अमृता सेन, सुखमय चक्रवर्ती, अशोक मित्र जैसे लोग मिलेंगे, अमृता सेन जैसे लोग मिलेंगे। बंगाल की अपनी एक महक है, एक खुशबू है, एक शांति है जो ये पैगाम देता है कि जितने लोग, जितने मानस हैं, सबको जीने का हक है। किसी को किसी पे ऐसी बर्तरी नहीं होनी चाहिए कि कोई मालिक शासक बन जाए और फिर कोई गुलाम बन जाए। ऐसी जो प्रवृत्ति है बंगाल की ज़मीन ने उसको मंजूर नहीं किया है। आप नक्सलबाड़ी को याद करें और नक्सलबाड़ी विमन को याद करें। जो कमज़ोर लोग हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उसमें सबसे पहले कोई आवाज़ उठाने वाला प्रदेश होता है वो बंगाल है। और बंगाल ने अक्सर बताया है कि हम जो है हक के साथ हैं, सच के साथ हैं, इंसाफ के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मैं इस बात में 1-2 बात और जोड़ देना चाहता हूं कि राजनीति क्षेत्र में, सियासत के हिस्से में आप देखें कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, आशुतोष मुखर्जी, अबुल कलाम आज़ाद, ये जो 5 बड़े लीडरान हैं, मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी बाजी ममता बनर्जी से, अपनी दीदी ममता बनर्जी से, इन 5 कम से कम आइकॉनिक राजनीति सियासत के इन लीडरान पे एक बहुत बड़ा सिंपोजियम, सेमिनार वो बंगाल में, कोलकाता में और ये कराएं और बताएं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन थे, चित्तरंजन दास कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, आशुतोष मुखर्जी कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद कौन थे। और मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ कि बंगाल के अबुल कलाम आज़ाद थे। जब ये बातें होंगी, सियासत की ये बातें जब सामने आएंगी, लोगों तक ये बात पहुँचेगी, जनता इन बातों को, आवाम इन बातों को जानेगी,
तो बंगाल की पहचान और भी मजबूत होगी और बंगाल क्या है इसको बताने में और भी आसानी होगी। ऐसे बंगाल की पहचान बनी हुई है, मेरे कहने से कोई पहचान नहीं बनेगी। लेकिन जो लोग बंगाल में चुनावी हिंसा और राजनीति को गुंडे और बंगाल के हिंसा से जोड़ के बंगाल के जो मानचित्र पे एक दाग लगाना चाहते हैं, बंगाल की सभ्यता, साहित्य और उसके इतिहास में जो एक काला धब्बा लगाना चाहते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए बंगाल की राजनीति एक अलग बात है। बंगाल की संस्कृति बहुत समृद्ध है, आप उसे इस तरह से जो है बदनाम कर नहीं सकते, इस तरह से उसे आप बदनाम करने का काम नहीं कर सकते हैं। और एक ख़ास अहम बात यह है कि बंगाल ने हमेशा सेंट्रल के सामने अपने सर को झुकाने का काम कभी भी नहीं किया, जबकि इससे कुछ नुकसान भी हुए। सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट की जब सरकार वहाँ हुई, हमेशा कुछ चंद सालों के लिए वहाँ पे जब सेंट्रल में सरकार बनी, जनता दल कॉलिशन की सरकार या सब मिली जुली सरकार, तो इनके कुछ फेवरेबल थे। लेकिन आप यकीन जानिए ज़्यादातर वक्तों में एक मुखालिफ हुकूमत रही है, हमेशा एक दूसरी हुकूमत रही है, जिससे इस स्टेट की हुकूमत का बिल्कुल वो 36 के आंकड़े रहे हैं। झगड़े मतलब दोनों के अपने समझ में और अपनी थ्योरी में फ़र्क रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल के इन तमाम चीज़ों के बाद बंगाल बिल्कुल बहुत पीछे चला जाएगा। बात तो बिल्कुल ये भी है कि जब आज़ादी के वक्त बंगाल के औद्योगिकरण में बंगाल 1 नंबर पे था, आज कहाँ वो 24 और 23 नंबर पर चला गया। लेकिन अब फिर से जो है हालात बेहतर हो रहे हैं, जब से ख़ास तौर पे ममता बनर्जी जी ने कमान संभाला है, तो उसमें भी कुछ थोड़े बहुत बदलाव आ रहे हैं। पर सेंट्रल का सहयोग इनको हमेशा से कम मिलता रहा है, और आज अगर कम मिले तो इससे स्टेट में बहुत सारी मुश्किलें आने नहीं जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और ख़ासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ममता बनर्जी को टारगेट बना रहे हैं, बंगाल को टारगेट बना रहे हैं, इससे बंगाल का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने जा रहा है। मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक में कुछ लोगों ने ये मान लिया है कि हम इन्हें अगर लोकमत और प्रजातंत्र और चुनाव की पद्धति से अगर नहीं हरा पाए हैं, तो हम दूसरे तरह से इनको हरा पाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी, जिसको आपने छोटी औरत का उपाधि दे दिया है, शॉर्ट वुमेन का उपाधि दे दिया है, ना तो ये आधी औरत हैं, ये ना तो ये छोटी औरत हैं, ये बहुत मजबूत और बहादुर औरत हैं, जिसने पूरे जीवन अपना आंदोलन, राजनीतिक पूरा जीवन आंदोलन में गुजारा है, और इन्हें पता है कि राजनीति क्या है। इनको कम आंकना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जो है भूल भी होगी, और कहीं ना कहीं इस समय में राजनीतिक चूक होगी। आप इस पे इन तमाम बातों पे गौर कीजिए, और हम समझते हैं कि इस जो इशू को अगर यहाँ पे रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और दोनों तरफ से जो है मामले अच्छे हो जाएं, तो राज्य के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो जाएगा। वरना आप एक बात कहेंगे, ममता दी 2 बातें कहेंगी। अब देखिए, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हुआ तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बीजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात के प्राइम मिनिस्टर, व्हाट इज़ वांट, आप चाहते क्या हैं? क्या आप मुझे ख़त्म कर देंगे? राजनीतिक तौर पे इन्होंने जो पैगाम दिया है और अपना जो मत लेकर ये अपना एक जो रवैया इन्होंने तय कर लिया है, इसमें एक क्लैश बढ़ेगा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच जो कशमकश होगी, और बातों पे जो बातें बढ़ती जाएंगी, और सवाल के बाद जवाब और जवाब के बाद सवाल और वाद के बाद विवाद और विवाद के बाद जो वाद आएगा, उससे चीज़ें और भी मुश्किल तरीन होती चली जाएंगी। अब इशारों में उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि आई एम ए लॉयर, मैं कानून जानती हूँ, मैं खुद लॉयर हूँ, मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के बार काउंसिल का लाइफ मेंबरशिप मेरे पास है, मैं लाइफ मेंबर हूँ, मुझे मालूम है कि कानून और संविधान क्या बताता है। तो इन तमाम बातों के दरमियान मैं तमाम चैनल वाले, प्रिंट मीडिया
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बंगाल की जो संस्कृति की जो समृद्धि है उसको भारतवर्ष में और बढ़ावा और फैलाव दिया जाए। केंद्र इस राजसत्ता को सपोर्ट करे और जो काम केंद्र का है वो राज्य के साथ अपने बड़ेपन का, अपने गार्जियनशिप का, अपने मतलब पितातुल होने का सबूत दें और बंगाल के इन मुश्किल हालात में बंगाल को मदद करें, क्योंकि बंगाल में अभी जो तबाही आई है यास तूफान का और जो कोरोना काल का एक वो ख़तरा बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ आसानी आए और ममता बनर्जी काम कर सकें। इसलिए अल्पेन बंदोपाध्याय का जो चैप्टर है उसको क्लोज़ किया जाए और मैं समझता हूँ कि उसमें अगर कुछ भी आगे पहल किया जाता है तो हर सवाल का जवाब देने के लिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, ममता बनर्जी तैयार बैठी हैं और जो भी सवाल का जवाब आएगा वो सवाल से जवाब बेहतर होगा, भारी होगा, वाजिब होगा। इसलिए मुझे ये लगता है कि कभी कभी 2 कदम पीछे हो लेना भी बेहतर होता है, अच्छा होता है। ममता बनर्जी को उसके भारी बहुमत और इन सब एफर्ट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस मुल्क के सियासत पर जो निगाह हमारी है उसमें मुझे एक बहुत मजबूत लीडरशिप, ममता बनर्जी पहले से भी मजबूत हैं लेकिन अब एक और मजबूत लीडरशिप मुझे दिख रहा है। और ये मुझे कहने दीजिए कि भाजपा ने उनको एक ऐसा मौका इस चैप्टर में और इस समय में दे दिया कि जो ऑपोजिशन लीडरशिप का एक चेहरा जो खुला था वो भर रहा है और एक महिला मुख्यमंत्री, एक वुमन लीडरशिप बहुत मजबूती से उभर रहा है और 2024 में ये दिल्ली की तरफ कूच करेंगी। इतनी मजबूत इनके इरादे भी हैं और इन बैटल में जो अभी उन्होंने लड़ाई लड़ी है वो पूरे चुनाव से लेकर अब तक, तो बिल्कुल मुझे ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि इनके जो सारे काम हैं वो इतिहास में झांसी के रानी अगर उन कामों से इतना मशहूर हो सकती हैं तो ये उनसे बड़ा काम है, उनसे आगे का काम है। राजनीति का इतिहास अगर इतने कामों में कभी मतलब असेसमेंट करेंगे तो ममता बनर्जी भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में एक बहुत बड़े फिगर बन के अभी भी हैं और आगे राजनीति के सफ़र में क्या कुछ होना है ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन एक मजबूत राजनीतिक हस्ती बन के उभरी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे भारतवर्ष को और बंगाल के लोगों को गर्व करना चाहिए, ना कि हम नफ़रत करें और हसद करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झारखंड से अपनी गुफ्तगू को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह इसके बाद का जो एपिसोड होगा वो लक्षद्वीप के ऊपर होगा, केरला के ताल्लुक से होगा, अमित शाह, प्रफुल्ल पटेल, आरिफ बैग और मोदी की हार की तरफ से होगा। इंशाअल्लाह हम लोग फिर गुफ्तगू में जुड़ेंगे और अपनी बातों को मैं आपके साथ शेयर करूँगा।